एक अंतिम प्रश्न कि प्रेमचंद जी अगर आज होते तो उनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट होता? उपन्यास आपने कौन सा पढ़ा प्रेमचंद जी? हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई इसमें समय रैना के एक शो की ओजी वीडियो तो वो है कि आपने प्रेमचंद की कौन सी कविताएं पढ़ी है ये बताइए। वो 2000 सर एक कैरेक्टर वो जरूर होते उनके में। और साले तू माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ हमारे मोहल्ले में एक बाबा थे जो बहुत कहानियां सुनाया करते थे। बहुत सारी कहानियां। बच्चे उन्हें कहानी वाले बाबा कहते थे। हमें लगता था कि वे दुनिया में सबसे बड़े कहानी वाले बाबा हैं। पर जब बड़े हुए, तमाम परीक्षाओं को पास करके स्नातक और परास्नातक की गंगा और जमुना में गोता लगाते हुए आगे बढ़े, तब पता चला कि दुनिया में उनसे बड़े भी कहानी वाले बाबा हैं, जो सिर्फ कहानी सुनते ही नहीं बल्कि उनको जिया देते हैं। और फिर जब हम उन बाबा से अच्छी तरह परिचित हुए तो जीवन को देखने के विभिन्न आयाम हमने जाने, जीवन को विभिन्न पहलुओं से जानना हमने सीखा। और वे कहानी वाले बाबा थे हिंदी के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद। और आज हम उन्हीं बाबा के बारे में कुछ बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीरियस बकैती का पहला एपिसोड अपने दो बकैत साथियों के साथ। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि आप पहली बार प्रेमचंद से कब मिले मीन्स कब पहली बार आपकी मुलाकात प्रेमचंद से हुई? किताबों के थ्रू, कहानियों के थ्रू, या कैसे हुई? प्रेमचंद पहली बार एनसीईआरटी के क्लास 10th में लगे हुए हैं। शायद आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा तो होगा ही। तो एनसीईआरटी के 10th में उनकी एक कहानी लगी है, दो बैलों की कथा। पढ़ा है दो बैलों की कथा? दो बैलों की कथा हमने पहली बार पढ़ा था और बहुत संवेदनशील कहानी है। इंसान जानवरों से इसको प्रेम है, वो थोड़ा इमोशनली अटैच हो जाता है। और उसमें वही कैरेक्टर प्रेमचंद के कॉमन है उसमें। जैसे उन्होंने वही हीरा और मोती, शायद हीरा मोती बैलों का नाम था। जैसे मजनू भाई के दो प्रिय जानवर उनके पेंटिंग में पड़े हुए हैं, वैसे ही हीरा और मोती, और शायद झूरी ही नाम था जहां तक मुझे याद है। झूरी की होरी नाम था। कम्युनिकेशन भी होता था बेलू में। हाँ, दोनों बात कर रहे हैं और उनका साला गया, शायद नाम था गया उसका, वो लेके चला जाता है। और फिर मतलब बहुत शानदार कहानी थी। और मुझे 10th में ही हिंदी की तरफ थोड़ा झुकाव बढ़ा मेरा, तो उसमें प्रेमचंद की पहली कहानी ऐसी थी। मेरा पहला परिचय है ईदगाह से ही। मेरा आरबीएसई बोर्ड था 10th का, तो उसी में थी ईदगाह। और ईदगाह तो फिर गोटेड कहानी है ही। हाँ, मैं चिमटा लेके आ गया था और गेम कर गया दादी के साथ। दादी भी खुश हो गई और चिढ़ा भी दिया अपने दोस्तों को। फिर 2022 में मैंने गोदान पढ़ा। तो गोदान मेरा हिंदी में मैंने पहली बड़ी किताब उपन्यास नहीं ऐसे ही आउट ऑफ सिलेबस ही पढ़ लिया। और वहाँ से पूरा ही रूट ही चेंज हो गया मेरा। और फिर पता चला कि यही है हिंदी में ओजी जो है प्रेमचंद जी हैं। लेकिन आजकल हमने देखा अभी हाल ही में जो राघव जुआल ने बोला गौशाला करके, वो तो खैर कविता तो लिखते भी नहीं थे पहली बात तो ये उसने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। मिल नहीं उन्होंने कविता बोला, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि वो थोड़ा सा दिखाना भी पड़ता है कि आप हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन्होंने हिंदी लिटरेचर का सहारा लिया। होता है ना, जैसे बड़ा कोई एक्टर होता है वो थोड़ा सा दे देता है एग्जाम्पल कि मैंने भाई साहब उस टाइम ये नोवेल पढ़ा था, मैंने ये उपन्यास पढ़ा था, ये मैंने कहानी पढ़ी थी, मंटो की पढ़ी थी, ये पढ़ी थी। तो उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेटिव बनने के लालच में उन्होंने बोल दिया होगा। बाकी हो सकता है उन्होंने कहीं से पढ़ दिया कोई प्रेमचंद रफ कॉपी वाला कुछ मामला हो सकता है उनका। नहीं, हिंदी वाले नॉन हिंदी का नाम लेते हैं। रशियन साहित्य में इन्होंने लिखा था, या गोरकी ने लिखा था, ये लिखा था। और जितने हिंदी वाले हैं वो बाहर का नाम लेते हैं। जो बाहर वाले हैं वो ये अपना वो करने के लिए। अच्छा, हिंदी के नॉन हिंदी रीडर हैं जो मतलब इससे साहित्य के बैकग्राउंड से नहीं आते, तो उनसे अगर पूछो कि कौन सी किताबें पढ़ी है तो उनकी जुबान पे सबसे दो ही नाम आते हैं। या तो धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता आएगा, या प्रेमचंद की गोदान। हाँ, वो अलग बात है, राघव जुआल जी ने गौशाला पढ़ ली। गुनाहों का देवता के पीछे सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से अभी सोशल मीडिया है।
क्योंकि सोशल मीडिया से पहले जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू वो ज्यादा जो हुआ, रीलें कट के आती हैं रीलें या कट के आती एक है पेज उसमें। आता है उसके बाद जैसे उसी पे सुधा चंद्र के पैरों में गिरी हुई है और सीसक सीसक के रो रही है एक लगभग। और चलता है अपनी असली वो चलता है कि अंतिम बार इन हाँ हाथों से वो खा लो। वो एक पुनर्जन्म वाला, अगर पुनर्जन्म सच नहीं है तो हम अनंत काल के लिए बिछड़ चुके हैं चंद्र। लेकिन है उपन्यास मतलब पढ़ने लायक है और अच्छा भी है। चंद का पहला उपन्यास मैंने वो पढ़ा सेवा सदन। सेवा सदन में मेट्रो से आया था यहाँ, मेट्रो से उतरा, मेट्रो के नीचे अधिकतर किताबें बिकती हैं जिसमें प्रेमचंद पक्का रहते हैं और प्रेमचंद की 3 से 4 किताबें वहां रखी रहती हैं। पहला गोदान, दूसरा सेवा सदन, तीसरा गबन, निर्मला और या फिर कफन की कहानियों का संग्रह। कफन मानसरोवर मेट्रो के यहाँ तो कम मिलता है, ऐसे दुकानों पर मिल जाता है। हाँ वहाँ मिलता है, या फिर आप जाइए अपने दरियागंज तो वहां आपको प्रेमचंद के लगभग किताबों का मक्का। लेकिन एक चीज है, प्रेमचंद ने एक काम अच्छा किया कि कितने भी बड़े आप बुक शॉप पे जाइए या कहीं भी तिरपाल लगा के किताबें बेच रहे हैं, सारे अंग्रेजी की किताबें हैं, एक इंसान जरूर आपको मिल जाएगा हिंदी का। हालांकि अब वो 3 हो गए हैं, एक आपको प्रेमचंद मिल जाएंगे, एक आपको विनोद कुमार शुक्ल जी मिल जाएंगे और धर्मवीर जी। ये 3 लोग उन्होंने पूरा। धर्मवीर जी के सूरज का 7वां गुणा पे कम बात होती है, वो उससे बेहतर माना जाता है गुनाहों का देवता से, और कला के क्षेत्र में। अच्छा, किस उम्र में लिखा गया? एक आलोचक ने लिखा था इसके बारे में, जब वो रेणु के मेला आंचल पे बात कर रहे थे तो उन्होंने एक कंपैरिजन में एक कथन बोला था कि रेणु और प्रेमचंद में इतना अंतर है कि गोदान प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास है और मेला आंचल रेणु का पहला उपन्यास है। वो पहले में उन्होंने वो पीक छू लिया था, वो कहते हैं ना पीक आ गए, उनका पीक हो गया था पहले में ही। हालांकि रेणु की कहानियों पे कम बात होती है पर उनकी भी कहानी बहुत मजेदार है। हाँ, तीसरी कसम हो गई। अच्छा, और एक शो बना था इस पे, लाल पान की दूरदर्शन पे आया था इसका, प्रेमचंद के इस पे गोदान पे गोदान गोदान पे ही बना था, पंकज जी वाला। पंकज जी वाला। लेकिन उनका भी बहुत उसके बाकी कैरेक्टर तो ठीक थे, लेकिन उसका होरी जो था वो शो से कम लग रहा था क्योंकि वो अच्छा खासा मोटा आदमी है। हाँ नहीं, उनसे ज्यादा अच्छा वो है इन्होंने किया है। नहीं, राजकुमार साहब ने किया है। एक गोदान बहुत प्यारी, वो तो लगते भी हैं थोड़ा। हाँ वो लगते हैं, उसमें जो एक्टिंग किया उन्होंने बहुत शानदार, लगते भी है। वो नौजवान है उस समय, शुरुआती दिनों का है, उनके कुछ 35-36 साल के होंगे, 35-40 साल के, और क्या शानदार अभिनय किया उन्होंने, वो देखिए पंकज। अगर मतलब अब अभी आज के समय में 2026 में गोदान बनती तो आप दोनों के हिसाब से कौन उसका डायरेक्टर होता और मेन कैरेक्टर कौन प्ले करता, कौन अदा करता एक्टर्स में? जैसे होरी हो गया, धनिया हो गई, झुनिया हो गई, गोबर हो गया, और सोना रवि किशन को जरूर रवि किशन दाता दीन माता दीन में से एक हो। पुत्र कौन थे? दाता माता दीन बन जाते। और होरी पे सबसे बढ़िया वो है कि होरी कि कुछ किरदार बदले जाते अगर आज प्रेमचंद लिखते तो उसमें। नहीं, अभी फिल्म पे बात करते हैं, अगर अभी फिल्म बने तो उस पे होरी का कौन करेगा आपके हिसाब से? होरी के कैरेक्टर के लिए नवाजुद्दीन अच्छा कैरेक्टर है। लगते भी हैं थोड़े शोषित। और नहीं, उनका दशरथ मांझी उन्होंने अच्छा प्ले किया था ना, तो वो होरी लगभग अच्छा। और बढ़िया धनिया कौन करता? धनिया के लिए अब उन्हीं के, हाँ वही नवाज के पैरेलल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नवाज की थोड़ी सी क्या है, हाइट कम है और मयार भी उसी लेवल की हो ना, एक्टिंग भी उसी इनको लेवल की राय नहीं। साहब पंकज त्रिपाठी करता। हाँ पंकज त्रिपाठी राय साहब जरूर अच्छा करते हैं, देखो वो भी उधार चाहिए, ठीक बात है। अच्छा, एक चीज चलती है जैसे हिंदी के साहित्यकारों के बारे में कि लेखक बहुत गरीब होता है। जो प्रेमचंद जी के बारे में बोला गया कि वो फोटो खिंचा रहे हैं और फटा जूता उसमें पहने हुए हैं, प्रेमचंद के फटे जूते के नाम से लिखा भी है साइज में। तो मतलब इस पे आपका क्या मानना है? मतलब मैं तो धुर विरोधी हूँ इस बात का कि बहुत खुश होने वाली बात नहीं है अगर कोई गरीब रहा या साहित्यकार को पैसा नहीं। लेकिन बात है ना कि ये बात भी थोड़ा सा इलॉजिकल सी लगती है, क्योंकि प्रेमचंद जी की फोटो है ठीक है, लेकिन प्रेमचंद जी की सैलरी लगभग 130 रुपए से अधिक थी प्रति माह उस समय 1930 के दशक में। वो वहाँ का जो शिक्षा विभाग वो था, अलग बात है कि वो बनारस का था। हाँ, कि ये अलग बात है कि वो डाउन टू अर्थ आदमी थे, नहीं होता। जैसे फोटो ये बताता है कि जैसे वो घर में रहते थे
वैसे ही वो बात। बाहर रहते थे। अरे जैसे हम देखते हैं ना कि हम लोग गांव देहातों में जाते हैं, अच्छे खेती करने वाले लोग हैं जिनके पास अच्छी खेती ठीक अच्छी ठाक बात पैसा है, पर लेकिन फिर भी वो रहते उसी तरीके से, उनके भी आप वो हरियाणा के छोड़ के, हरियाणा पंजाब के छोड़ दें क्योंकि वो खेत में भी जाते हैं तो पूरा नया पैजामा कुर्ता सब पहन के। गांव का आदमी बहुत पैसा होने के बाद भी, सरकारी इतना पैसा रिटायर होने के बाद लेके आता है आदमी और अपने पुराने कपड़े फटे पुरानी चीजों पे पहनता है, खुश होता है। तो वही वाला मामला है प्रेमचंद। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उनको खाने की समस्या थी, क्योंकि कुछ समय बाद उनको अच्छी नौकरी मिल चुकी थी, सैलरी इतनी अच्छी थी। हुआ ये था कि वो बनारस का मेरे ख्याल से वो जो शिक्षा विभाग था उसमें वो डिप्टी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे थे और उनकी 130 रुपए उस समय तनख्वाह थी महीना। और 1930 के दशक में एक बड़ी बात होती है। और उनसे जुड़ा एक उसी टाइम का एक मजेदार किस्सा है। एक बार क्या हुआ कि उनके स्वाभिमान का किस्सा है प्रेमचंद जी के। वैसे ही मौजी आदमी थे, खुदी वाले, जैसे इकबाल के यहाँ खुदी देखने की मिलती है हमें कि बस अपना तो है, आप अपना देखिए, हम ऐसे ही हैं भाई साहब। तो उसी विभाग में जब वो नौकरी कर रहे थे तो उनके एक उनसे ऊंचे दर्जे के इंस्पेक्टर साहब आए निरीक्षण करने के लिए। तो प्रेमचंद ने बढ़िया विभाग घुमा के उनको निरीक्षण करवा दिया। अगले दिन छुट्टी थी दफ्तर की। प्रेमचंद अपने घर के बाहर बैठ के बढ़िया कुर्सी पे मग्न होके अखबार पढ़ रहे थे, चाय की चुस्की ले रहे थे। अब उनके घर के सामने रास्ता जाता है, उधर से अफसर साहब की गाड़ी निकली, घोड़ा गाड़ी या कुछ रही होगी साइन। तो अफसर साहब ने सोचा कि जाहिर है मेरे से जूनियर है तो उठेंगे, अदब से सलाम करेंगे मुझे और थोड़ा सम्मान मेरे प्रति प्रकट करेंगे। लेकिन प्रेमचंद जी अपने मस्त थे, वो गाड़ी निकल गई, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। साहब को गुस्सा आ गया। साहब दफ्तर पहुंच के अपने जो उनका निजी नौकर था उनके द्वारा प्रेमचंद को बुलावा भेजा। प्रेमचंद आए, अफसर साहब गुस्सा, प्रेमचंद को बोले कि अरे ये क्या मतलब है, तुम्हारा सीनियर ऑफिसर ऐसे जा रहा और तुम बिल्कुल, तुम्हें कोई हया ही नहीं है, कोई अदब है ही नहीं कि तुम अभिवादन तो कर सकते थे। तो प्रेमचंद ऐसे थोड़ा मुस्कुराए, हल्की सी क्यूटी वाली मुस्कान उनकी वो जो हल्की मूछें लेके जो करते हैं वो, और बोले एकदम बेबाक और करारा जवाब दिया उन्होंने कि साहब ऐसा है कि जब तक मैं दफ्तर में हूँ, मेरे दफ्तर का समय, मैं तभी तक आपका नौकर हूँ, घर जाने के बाद मैं अपने घर का बादशाह हूँ। वाह, एक तगड़ा साहित्यकार ही है। कह सकते हैं। स्वाभिमान है आदमी जो उनका स्वाभिमान अच्छा, था। लेकिन हाँ एक चीज और कि एक तो ये हो गया जो लेटेंट हमने देखा, गौशाला और प्रेमचंद की कविताएं, लेकिन एक बहुत चीज हमें देखने को मिलती है कि हिंदी के भी बहुत से ऐसे पाठक हैं या हिंदी बेल्ट के बहुत से लोग हैं जो उनका प्रेमचंद को प्रेमचंद्र बोलते हैं। उनके साथ ये समस्या है, मैंने भी कई बार लिखा है। तो उनका प्रेमचंद जो है वो प्रेमचंद्र हो जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी जगह जैसे चंद बहुत कम यूज होता है, चंद्र ही ज्यादा हो जाता है, रामचंद्र। अब तो ये फॉन्ट पे जो हम लिखते हैं उसमें चंद्र बिंदु की जगह अंग ही मिलता है। हाँ, मिलता है दोनों जगह, थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है इतना का, और अंतर भी नहीं पता है ना लोगों को अनुस्वार अनुनासिक का, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो अच्छा, दर्शकों को बता दो कि वो प्रेमचंद ही प्रेमचंद है, CHAND। हाँ, और वो मुंशी प्रेमचंद नहीं है, वो केवल प्रेमचंद है। एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी जिसमें 2 लोग उसके संपादक थे, जिनमें जो एक प्रथम व्यक्ति थे उनके नाम के आगे मुंशी लगता था और इनका प्रेमचंद। तो टाइटल पे समस्या, हाँ, तो टाइटल पे ये समस्या आई कि 2 नाम एक साथ इतने बड़े छप नहीं पाएंगे, तो उनका केवल मुंशी और इनका केवल प्रेमचंद उसमें छपा, तो उसमें बीच में कोमा लगा हुआ था, लेकिन वो समय के साथ कोमा का लोप हो गया और वो मुंशी प्रेमचंद हो गए। लेकिन अब सही सेट सही हो गया ना, मुंशी प्रेमचंद वाइब आता है, मुंशी प्रेमचंद। ये सोचो कि अगर प्रेमचंद जैसे उन्होंने पहले आदर्शवाद लिखा, आदर्शवाद की कहानियां लिखी, फिर यथार्थवाद लिखा अंतिम दिनों में, लेकिन अगर जादुई यथार्थवाद लिखते वो, अगर वो एक दुनिया गढ़ते कुछ ऐसे कल्पना वाली, तो उदय प्रकाश जी तो खैर वो अलग हो गया। विदेशी साहित्य में जैसे हैरी पॉटर आया या जैसे मार्क्वेस का फैंटेसी, तो जादुई कल्पना और तगड़ी खतरनाक कहानी, तो क्या लिखते वो, भूत की कहानी, चुड़ैल उड़ैल नहीं, वो तो 300 गाने हमने भी नहीं पढ़ी है उनकी, उसमें भूती मिल भी सकती है। अच्छा, कोई एक या 2 कहानियां चूज करनी, जितना भी आपने कहानी पढ़ी प्रेमचंद उसमें फेवरेट वन। मेरी पूछ की रात ईद गा दो। मेरी सबसे प्रिय कहानियों में एक रहेगी कफन, और एक कहानी है उनकी
एक मान सरोवर के शायद पहले खंड में ही है अलगोजा, अलगोजा, शायद पहली या दूसरी कहानी है उसमें। परिवार विभाजन वाली। परिवार विभाजन की अच्छी बहुत कहानी। अच्छी मार्मिक कहानी है, अच्छी कहानी। एक कफन तो हाँ। मतलब पढ़ने के बाद रुक जाता है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो अच्छा, ओवर हो नहीं, जाता है। कफन जैसे एक में- सेकंड देखो मैं बताता हूँ। हाँ। जैसे आप वो घीसू माधव हैं, तो यार आदमी इतना तो कितना ही हो जाए, अपनी बीवी, आपकी बीवी माँ बनने वाली है, अंदर रो रही है, आप इतना तो नहीं गिर सकते। मतलब ऐसा वो तो अति अति यथार्थवाद लगता है कि एकदम ही मतलब, या तो उस कैरेक्टर ही वो साइको मान लेते हैं कि वो दोनों बाप बेटे का कैरेक्टर नहीं साइको नहीं था। नहीं, उसमें एक चीज है, उसमें एक चीज है कि जब प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी ना, तो कफन की प्रतियां भी जलाई गई। उसमें दिखाया गया कि प्रेमचंद जो है वो उन्होंने एक वर्ग विशेष को जो है गलत तरीके से दिखाया है और इतना संवेदनहीन दिखाया है। चमार जाति हाँ, वाले में। तगड़ उनका काफी विरोध हुआ था। तो लेकिन इसमें एक अच्छी चीज, जब इस कहानी को समझना हो तो दिल्ली में यहाँ पे एक लगता है आर्ट म्यूजियम है, वहाँ पे एक आर्ट गैलरी है जो साल में शायद एक बार लगती है। उसमें कहानियों के ऊपर पेंटिंग थी, तो उसमें एक प्रेमचंद की कफन के ऊपर एक पेंटिंग थी और उसमें कफन को चित्रकला के माध्यम से वर्णित किया गया था। और उसमें एक चीज बड़ी अच्छी दिखाई गई थी कि उसमें ना जठराग्नि दिखाई गई थी, जिसमें दिखाया था कि ना, हाँ, कि जो जठराग्नि है ना वो हर चीज को कुछ भी करा सकती है। तो वही तो, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं ना, वो बैठे हुए हैं। तो कुछ भी नहीं कर रहे थे ना बात। लेकिन यहाँ है कि वो खा रहे थे। हाँ, उतनी समस्या होने के बावजूद ऐसी मतलब लेकिन प्रेमचंद जी ने लिखा है तो कुछ मतलब सोच समझ के ही लिखा थोड़ा सा होगा। उसका दे दो कि क्या हुआ था कफन में, कि दो कैरेक्टर थे, बाप बेटे थे। बेटे की बहू अंदर थी, वो उनका प्रेगनेंसी डिलीवरी हो रही थी, और ये लोग बाहर वो चिल्ला रही है, रो चिल्ला रही है, रही है, विभत्स उनको आवाज आ रही है। इग्नोर, उसको लगभग इग्नोर करके कि मरेगी तो मर जाएगी, क्या ही हो नहीं, जाएगा। बाप तो कहता है कि हाँ। जा देख ले कम से कम, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। आलू का चक्कर। आलू। कि मैं जाऊंगा तो पिताजी आलू खा लेकिन जाएंगे। कहानी घूमती है जो अंतिम लास्ट में जो आता है वो कि नहीं, पक्का हाँ, वो स्वर्ग में जाएगी उसके नहीं, साथ एक चीज हम वाकई, दोनों जिसमें उसमें एक डायलॉग आता है कहानी में, शायद बोलते हैं ना कि जिसको जीवन भर मतलब जो फटे हाँ, कपड़े जिसने जिसको- पहने हैं वो और उसके नए कफन में जाएगी। नए कफन, हाँ, उसको तो ये कहानी दिखाती है भाई कि मरने के बाद हमारे समाज में कैसे वो कहता है ना कि ऐसे जिंदा रहने पे तो पैसे नहीं देंगे, मर जाएगी तो कफन तो दे ही देंगे। कफन तो दे ही देंगे। हाँ, और अच्छा, एक इससे इतर एक चीज बताते हैं, अगर आज प्रेमचंद जी लिखते, कुछ भी लिखते मतलब साहित्य में, ठीक है। तो उनके कैरेक्टर किस तरीके के होते हैं, उनकी कहानियों का जो मयार होता वो कहाँ होता, किस तरीके का होता? अभी मतलब तो जैसे वो ठीक उस टाइम भी ठीक ठाक वो कर देते थे, मैं शब्द यूज नहीं कर सकता था, मतलब कर सकता हूँ कि अच्छे मजेदार चटपटे कैरेक्टर होते, जैसे अवध ओझा सर एक कैरेक्टर वो जरूर होते उनके में। और हाँ, अवध ओझा मतलब भयंकर प्रैक्टिकल आदमी है, करते हैं मौज मस्ती करते हैं कक्षा में, लेकिन वाकई में प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है और नॉलेजेबल भी है। अरे अभी देखा है, मतलब पढ़ा रहे हैं, एक शो कर रहे हैं लल्लन टॉप पे, और उसमें वो स्लीपर मास्टर पहन जी। के मास्टर जी अरे, स्लीपर पहन के स्लीपर पढ़ा पहन रहे के हैं। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, जलवा मास्टर जी है। मस्त बड़ी। कि घनघोर उनके जितना आदमी प्रैक्टिकल अगर हो जाए, कि वो किसी भी चीज को देखो तो बस उसको प्रायोगिक नजर से देखो कि ये जीवन से जुड़ी हुई है, तो जीवन काफी आसान हो जाए। तो अच्छा बताइए, अगर आज उनकी कहानियां होती तो मतलब किस विषय पर अधिक केंद्रित होगी? किसान जीवन आज भी लिखा जा सकता है, लेकिन उससे इतर आज पहले तो एक अकेलापन पे, या जो अस्तित्ववाद एंजाइटी का और ये वाली समस्या है, निर्मल अस्तित्ववाद तो 70 दशक 80 के दशक में हो गया। अभी जो लिखते हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी, जेनजी की जो अंदर से समस्या होता है, समस्या लगता है कि डिजिटलाइजेशन का विरोध करते प्रेमचंद। हाँ, जैसे एआई आता तो एआई पे क्या प्रेमचंद का क्या टेक होता, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक हो सकता है। बिल्कुल। एआई पे क्या सोचते हो? करते तो खैर वो थोड़ा होती विरोधी, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी धीरे धीरे उससे खत्म हो रही जाती है। तब प्रेमचंद को पढ़ते हुए ये देखो कि उनके रतन से जुड़े हुए या धातुओं से जुड़े हुए नाम बहुत रखे उन्होंने। सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये दो बैलों की कथा या और भी बहुत सारी कहानियों में नई जानकारी है। ये नाम बहुत मिलता है लगातार। ये प्रेमचंद जो भी नहीं पता था। जैसे ये वाला था ना, जैसे एक बार मेरे ख्याल से पता नहीं किस राइटर ने बताया था, कंफर्म नहीं है, शायद उदय प्रकाश जी हो सकते हैं, मेरा सोर्स गलत हो सकता है। तो उनसे पूछा गया क्या आप सर रियलिज्म पे लिखते हैं, मतलब अति जादू यथार्थवाद। तो वो कहते हैं कि देखिए दरअसल मैं जब लिखा था मुझे भी ये भी नहीं पता था कि ये कौन सा वाद है। होता ही है कि लेखक तो अब अपनी अभिव्यक्ति लिखता है,
कवि है वो, ये थोड़ी कि मैं आज उस बात पे कविता लिखूंगा, आज जो है हाँ, तो आज मतलब- मैं मार्क्सवाद में जो कविता लिख दूंगा ना वो नहीं, उनका मार्क्सवाद नहीं। में तो सोच के लिखा भी गया है, लिखा गया है, लेकिन- जादू यथार्थवाद पे। हाँ, कोई मतलब मतलब आप जब ये एक पेशे से लिखते हैं तो आप लिखते टाइम ये थोड़ी सोचते हैं कि आज इसमें थोड़ा सा ये वाला वाद हो जाए ना 10-15 ग्राम जब तक आपको सीधे सीधे पैसा ना दिया जाए कि इस बात पे लिख दीजिए, तब तक तो इंसान तब तक तो अपनी- नहीं नहीं, पैसे पे लिखा जा सकता है। नहीं, मतलब हाँ, लिखते टाइम इतना ध्यान नहीं देता। लिखते टाइम होता है कि हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है, उस पर लिखना है, लेकिन ये नहीं होता कि इसमें ये चीज डाल दिया, ये बात डाल दिया, ये डाल लेकिन दिया, वो स्वतः आता है। प्रेमचंद उस समय, अपने समय में विदेशी लेखकों को बहुत पढ़ते थे। जैसे हमने पढ़ा है कि प्रेमचंद ने कहा है कि उनसे दुनिया पूछा का गया सबसे था बड़ा कोई कथाकार है या कोई कहानी लेखक है तो वो चेखव। एंटोन चेखव। आज भी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं चेखव को, या विदेशी साहित्यकारों को कितना ही पढ़ भारत में नहीं सामान्य पढ़ पा इंसान। रहे, पर हाँ सामान्य इंसान बाहर तो तो बहुत प्रेमचंद पढ़ को भी नहीं पढ़ पा रहे बात में। जबकि पढ़ना चाहिए, लेकिन जरूरी विदेश है। में ये शौक, बहुत अच्छा शौक है कि लगभग सब लोग कोई ना कोई नोबल उपन्यास पढ़ रहे हैं। हर उम्र का बच्चा लगभग पढ़ना शुरू पढ़ कर रहे देता है। हैं। यहाँ तो हम फेमस की तरह बहुत कम पढ़ते हैं। जैसे अभी कोई एक ऐसा लेखक आपको लगता है कि अभी के समय में जो है कि प्रेमचंद के समकक्ष उनको रखा जा सकता विनोद है? जी थे, विनोद जी बीच अचानक से बहुत फेमस हुए। अचानक से वो तो एक लहर लेकिन सी वो आई है। लहर- वो थे, उनका कंटेंट वैसा था, लेकिन एक पर होता है क्या ना कहानी क्या लिखता है वो आदमी को समझ में नहीं आता। वो कौन सी छोटी एक कहानी एक हाँ, एक उनका है कहानियों का कहानियाना, हाँ। एक किताब है, वो उसमें एक पेज आधे पेज की कुछ कुछ एक कहानियां, दो लेकिन पेज की कहानी वो मैंने पढ़ा, उनका उसमें क्या ये- था कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ पढ़ता ही वो कैसा नहीं, खत्म। विनोद जी का लेवल वो बहुत जैसे और दैनिक जीवन को उन्होंने एकदम सिंपल तरीके में रखा है। जैसे हम दीवार में खिड़की रहती है, उस खिड़की रहती थी सॉरी, तो उसको हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी वो यही दिखाते हैं कि जो दैनिक जीवन की जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे गुदगुदी हाथी का- निकल गया है लेकिन उसकी परछाई रह जाती है। कभी कभी जैसे सोचते हैं ना, जैसे मेरे सामने शुभम बैठा है तो मैं आंख बंद करके बंद करूंगा, शुभम चले जाएगा, लेकिन एक हल्की सी वो ऐसे काली काली रह सी जाता है। परछाई सी रह जाती। तो उन्होंने वो भी उतार दिया बस पन्ने पे। सिनेमा वाले का ऑब्जर्वेशन देखो। पन्ने पे वो भी उतार दिया कि देखिए आप, वहाँ मेरा वैसे वो क्या ऑब्जर्वेशन है। लिखते हैं कि दिन आज अपने रंग में खिला हुआ था, दिन वैसे ही था जैसे दिन होता है, रहा अच्छा, रात वैसी थी हाँ, जैसे रात होती होती है। है। एक हाँ, इससे याद आया ऑब्जर्वेशन से कि बताइए ऐसा, मतलब कोई ऐसा कहानीकार आपको बताओ कि जिसकी कहानियों को एक बार पढ़ने के बाद ना शायद उतना ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन जब उस कहानियों को रिपीटेंस में आप एक दो बार तीन बार चार बार पढ़ते हैं तो तुरंत बता दूंगा मैं इसी को। नहीं, एक बार में तो आप कुछ जैसे नहीं जिनकी पढ़ कहानियों को दो बार तीन बार चार बार पढ़ते हैं तो उसमें कुछ नया खुलता जाता है, वो खुलता हर जाता है। हर अच्छे कहानीकार में होता है ये। जैसे पाएंगे। आप मुझे लगता है शायद पढ़ने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। पढ़ने वाले के आप डिपेंड करता है। निर्मल दूसरी जी की बात, कहानियां देखिए, हम्म? निर्मल जी की निर्मल जी, कहानी, क्योंकि पहले में निर्मल- वो थोड़ा सा अज्ञे, और निर्मल जी जो हैं हाँ, वो अज्ञे पहले हैं। में इतना टाइट दिख देते ना थोड़ा सा, क्योंकि हाँ। उनका लेवल अलग था। हाँ, सामान्य पाठक तो कम से कम 4-5 बार पढ़े तब समझे जाए। और प्रेमचंद लगभग प्रेमचंद हो गए या रेणु हो गए या फिर क्या नाम है वो, जैसे जैनेंद्र की कहानी, जैनेंद्र- जितने नहीं उनकी कहानी 3-4 बार पढ़ोगे ना मनोविश्लेषण। तब जाके रस आने लगेगा। अरे जैसे इनकी है, क्या नाम, किस पे बात कर रहे थे हम, निर्मल वर्मा जी की। हाँ, तो निर्मल जी की कहानी है परिंदे ना, तो हम्म। परिंदे लंबी कहानी है, ठीक वो ठाक कई लंबी बार कहानी, कैसे कोई पढ़ सकता है एक मैं बार पढ़ा हूँ, लेकिन मेरी लेकिन बहुत- जैसे मेरी मैं उस सबसे कहानी पसंदीदा को कहानी है। लगभग 4 बार या 5 बार मैं पढ़ा हूँ, और हर बार उसमें कुछ नया नहीं, खुलता है, पहली नया बार दिखता- में क्या आप उसकी सतह जान पाते हैं उस कहानी की, और सतह पे भी वो अच्छी कहानी है, उस- ऐसा नहीं कि पहली और बार उस पढ़ेंगे तो कहानी समझ का नहीं एक आएगा। सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगा कि उसका विजुअलाइजेशन जो हो रहा है वो बहुत अच्छे स्तर का हो रहा है। विजुअलाइजेशन तो बहुत जबरदस्त है, मतलब पूरा फ्रेम वो चल जाती है फिल्म। डॉक्टर पूरा हम मुखर्जी, कुमाऊं पहुंच जा रहे हैं पूरा कहानी। कुमाऊं उमाऊं। ओ, जैसे उससे तगड़ी फिल्म चलती है यही सच है में, हाँ, पूरी फिल्म वो एक बार पढ़ोगे आप, फिल्म चल जाएगी पूरी, हालांकि या उससे फिर फिल्म बन रखी या है। फिर गुलेरी की कहानी। हाँ, अरे वो तो masterpiece उसने कहा कहानी था है। क्या ही उसने कहा था, कहानी क्या- बोल, तेरी कुड़माई हो गई, अचानक से धक, देखा नहीं। देखते नहीं है रेशम का गड़ा हुआ। क्या लिखे पता, वो सबसे शुरुआती दिनों में भी 1915 की कहानी, और क्या शानदार। उस पे बन रखी है मेरे ख्याल से लेकिन फिल्म बन हाँ, रखी है। प्रेमचंद जी इतने सर्वसुलभ हैं, या सभी उनको पढ़ ले रहे हैं, सर्वग्राह्य भी हैं, वो अलग बात है, लोग गौशाला पढ़ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी तो उस फिर भी मतलब इसका कारण बताइए, इसका कोई पहली दो चीज तीन तो कारण दो कारण तो मेरे पास है। पहली चीज ये कि सबसे सामान्य, जो बहुत मतलब आदमी समझे कि अपनी ही कहानी है, मेरी जैसी कहानी है या मेरे आसपास की कहानी है, साधारण भाषा जिसको लोग शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जो उन्होंने वो अपना कथा वस्तु बनाया है वो आसपास के जीवनों से लिया है।
मुझे लगता है प्रेमचंद अपने समय जब तक वो जीवित रहे उस समय कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिस पे वो बात नहीं करके गए, चाहे वो स्त्री पे बात हो, चाहे वो गरीबी पे बात हो, किसान के मजदूर की स्वतंत्रता की, जातिवाद की सदगति। क्या शानदार कहानी है सदगति। हर एक चीज, ईमानदारी पे नमक का दर होगा, या फिर वो भेदभाव पे, या जो आदमी बेईमानी करता है उस पे। ये वकील वाली कौन सी कहानी थी, सॉरी, पंच परमेश्वर है, और ये पंच परमेश्वर है, लखनऊ के नवाबों के ऊपर उस पे है कहानी। तो वो कहानियां आसपास जो देखते थे वही जानवरों पे दो बैलों की कथा, क्या शानदार की, मतलब आप हर एक समस्या पे या कम्युनिकेशन करवा दिया था जानवर। प्रेम पे, सीधे सीधे प्रेम पे कम लिखा है उन्होंने, घुमा फिरा के लिखा है, सीधे सीधे प्रेम पे। उपन्यासों में है, उपन्यासों में बहुत अच्छे प्रेम का जिक्र है। अरे मंजे यार, उनका एक चीज अच्छा था कि इनकी भाषा जो थी, भाषा पे पकड़, भाषा का प्रवाह, मतलब इतना सर्वग्राह है कि कोई व्यक्ति, जैसे निर्मल जी की भाषा है, सब नहीं पता। या हाँ किसी और आज्ञे की की। भाषा है, आज्ञे की भाषा आगे है, की बात है, मुक्ति ठीक बोध है, की। मुक्तिबोध की भाषा है। मतलब यहाँ तक मुक्तिबोध कि तो सबसे जब लास्ट हम में आते हैं। विनोद जी की भाषा भी अलग स्तर की है, हाँ, ठीक थोड़ी है। अजीब तो है। हाँ, प्रेमचंद की भाषा बहुत सरल है, बहुत ज्यादा, एक फ्लो में चलता है, एक फ्लो में चलती है वो, बातचीत है। जगजीत सिंह जी की गजल गजल जैसे की चलती गजल है। की तरह, हाँ। गजल, ठीक है, जो ऐसे एकदम तरंगे जैसे चलती है वो सब उस पढ़ते पे। जाए तो हाँ, उन्हीं के चलते एकदम थे। मैं सीधी चलती जैसे मैं लगभग कहाँ जल्दी पढ़ नहीं पाता था मैं एक टेक में, तो बोलने वाला इंसान वो पढ़ता कहूँ तो पढ़ते पढ़ते बीच में रुक जाता है, लेकिन उनकी कहानी पढ़ो तो रुक नहीं पाता इंसान, चलते जाता है फ्लो, एक फ्लो में मजा आते जाता है। अच्छा, पहला उपन्यास आपने कौन सा पढ़ा है प्रेमचंद जी का? प्रेमचंद की सेवा करो। नहीं, गोदान पढ़ा। आप बताइए। गोदान एक ही पढ़ा हूँ, गोदान। ये जो आपने इसमें छुपाने का गौशाला में दुर्भाग्य रहा, नहीं पढ़ पाया, लेकिन गोदान नहीं, हम हाँ, अगर हम ढूंढेंगे वो ड्राफ्ट जिसमें उन्होंने गौशाला लिखा हुआ है, या वो रफ कॉपी जिसमें उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हुई है, तो ऐसे अगर हमें वो मिलेंगी तो हम दर्शकों के सामने उसको लेके आएंगे कि राघव जी से बातचीत अगर हमारी हो सकी, या उन तक हमारी बात पहुंची। कम से कम उनके परिवार के लोगों की वजह से प्रेमचंद के बारे में कुछ अधिक जानकारी तो मिली गई। हाँ। शिवरानी देवी, या चाहे उनके पुत्र अमृतलाल अमृतलाल नागर पे चले गए। प्रेमचंद, मतलब हम लोग की तरफ के हैं प्रेमचंद, और हम लोग की तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें, अगर जैसे नहीं मोहल्ले में नहीं होता है कि कोई एक लोग ऐसे हैं कि अगर मोहल्ले में पूरी बात हल्ला करवानी है तो आप सिर्फ उनको बता दीजिए। परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं, प्रोफेशनल चुगलीखोर हाँ, होते हैं। उनको एक पद पे रखा गया है। तो ऐसे लोगों से मिलिए, मुझे लगता है वो शिवरानी देवी से ज्यादा बताएंगे प्रेमचंद के बारे में, या उनके आसपास या चीजों के बारे में कि क्या क्या करते थे प्रेमचंद। जैसे बनारस में एक किंवदंती मजाक जो भी चलता है कि एक बार प्रेमचंद जब मरे, प्रेमचंद जी का जब देहांत हुआ तो काफी भीड़ लगी हुई थी। प्रेमचंद जी उस समय भी काफी फेमस हो चुके थे, तो सब भीड़ लगी हुई थी, रास्ते में जाम जैसा था। तो ऑटो वाले, बनारस जानते हैं, बनारस में ऑटो वाले अपने मिजाज के रहते हैं, और तो जा रहा था कि भैया क्या हुआ, बहुत भीड़ लगल बा। तो बोला कि कौनो मास्टर मरल है कौनो मास्टर मरल है, वो एक भीड़ है, लोग आए हुए। देखिए मतलब तो अब आप सोचिए कि प्रेमचंद जी गुजरे हुए हैं और इतनी भीड़ है, और कह रहा है कोई मास्टर मरल है। तो बनारस अलग ही मिजाज का शहर। घूम रहे हैं। हाँ, कहता है कि पान खा के थूकना मत अगर थूकोगे तो किसी क्या नाम है, पद्मश्री वाले पे गिरेगा। पर प्रेमचंद पे एक दुख की बात यह है कि प्रेमचंद ने विदेशी साहित्यकारों को पढ़ा, उन पे लिखा भी, लेकिन मुझे नहीं लगता क्या बात है? नहीं, दुख की बात यह है कि विदेशी बड़े साहित्यकार ने या किसी आलोचक ने प्रेमचंद के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं की। ये दुख की बात। एक अंतिम प्रश्न कि प्रेमचंद जी अगर आज होते तो उनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट होता? अरे वो अब स्नैपचैट से याद आ गया कि वो मीम वो बहुत चलता है ना, उन घर के दीवारों की ऊंची करने का उन घरों की दीवारें ऊंची करने का कोई फायदा नहीं है जिनके बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं। वो प्रेमचंद के नाम से कुछ भी चला दे। वो वैश्याओं वाली लाइन शायद परसाई जी की है, हाँ, लेकिन चल जाती है। जैसे अरे प्रेमचंद जी के नाम पे होता है कि किसी जैसे इतनी बड़ी बाहें हैं ना प्रेमचंद की कि उसमें कुछ भी आज के लिए इतना ही काफी हो गया है कि कैजुअल टॉक है तो बकैती ही, मतलब सीरियस बकैती है, मतलब इतना उसमें मत जाइएगा, कोई एकेडमिक बकैती नहीं है, चले भी जाएंगे कोई दिक्कत ये सीरियस बकैती है। और हाँ, हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार दर्शकों के सामने वो लेके आए जो प्रेमचंद की रफ कॉपी, जिसमें उन्होंने कुछ कविताएं शायद लिखी हो, जो जैसे समय के शो में बात हुई, स्क्रीनशॉट मिल जाए, या कहीं प्रेमचंद के दूधिया वगैरह किसी को पता हो, कहीं किसी ने स्नैप भेजी हो, क्या पता।
और वो ड्राफ्ट भी शायद मिल जाए गौशाला का उनका। ये- जैसे गालिब के नाम पे, कबीर के नाम पे कुछ भी चल जाए, गालिब के चाचा का लड़का। और एक ओशो के नाम पे ये ओशो। चल जाता है, कुछ भी चला देते हैं। तो बस इतना ही, और बाकी ये बकैती खत्म तो होगी नहीं, तो हम इसको यही समाप्त कर देंगे। और जबरदस्ती। जबरदस्ती या जबरदस्ती या जैसे भी हो सकेगी समाप्त करते हैं। हमारा आखिरी निवेदन आपसे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको आगे हम किन मुद्दों पे बात करें। और एक सबसे अच्छा सेगमेंट मेरे ख्याल से कि आपके जीवन से जुड़े, हमारे दर्शकों का कह रहा हूँ, वो भी किस्सा है तो। कोई अगर आपका कोई तगड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हो तो वो भी कमेंट बताए। अगले पॉडकास्ट में, अगले वीडियो में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।